हेलो एवरीवन। हम आज एक पीले रंग का पक्षी चित्रांकित करने वाले हैं जिस पर ब्लैक रंग के पैटर्न बना हुआ है। इसके लिए हम पहले बाह्य आकार से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे इस पर डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे। तो इसका जो भी पक्षी का बाह्य शेप है तथा पंखों का एक निर्धारित बाहर का आकार, पैर, इस प्रकार चित्रांकन कर रहे हैं। ये चित्रांकन बहुत ही हल्के हाथों से करना चाहिए क्योंकि वाटर कलर एक अपारदर्शी पारदर्शी माध्यम है, जिसके कारण जो पीछे का भाग है वो दिखाई देता है। इसलिए कलरिंग करते समय तथा इसीलिए स्केचिंग भी हमें एक लाइट हाथ से करनी चाहिए, जो कि बाहर बाद में दिखे ना। कलर की सहायता से ही हम डार्क लाइट के मदद से बाकी सब अंतिम डिटेलिंग दिखाने वाले हैं। इस इस प्रकार हमने एक बाह्य शेप जो होता है वो निकाल लिया है। अब धीरे धीरे इसके पैर, जिस पर ये बैठा हुआ है वो पेड़, और थोड़ी डीप डिटेलिंग करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी हम निकालते हैं तब हमें इस प्रकार प्रथमतः एक सिंपल ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। फिर उसमें जो अंदर की डिटेलिंग है वो हम धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ी सी डार्क हो तो भी कुछ नहीं, पर ये पहली जो स्केचिंग होती है वो लाइट हाथ से, क्योंकि हमें बाहरी शेप कभी कभी थोड़ा पार कोई भाग बड़ा हो कोई छोटा हो तो उसे बदलना भी पड़ता है। ये हमने कुछ फूल निकाले हैं। पेड़ के ऊपर जो फूल बने हुए इस पर यह पक्षी बैठा हुआ है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ी डीप डिटेलिंग करते हैं। इसका चोंच का भाग तथा आंखें, ये सारा भाग निकाल लेंगे। अब आँख पर बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई प्राणी, पक्षी या मनुष्य भी निकालते हैं तो एक प्रकार से आँख उसका फिनिशिंग पॉइंट, गोल्डन पॉइंट बन जाता है। इसलिए आँख तथा उसके बाजू में जो भी उसका एक शेप पड़ता है, आकार पड़ता है, उसे ध्यानपूर्वक चित्रांकन तथा रंगांकन भी करना चाहिए। ये बाहरी शेप हम जब भी निकाल लेते हैं तो अंदर का शेप हमें बहुत दिक्कत नहीं जाती। जिस प्रकार भी शेप पड़ा हुआ है वो हम निकाल सकते हैं। जो दो रंग होते हैं उनके भीतर भी जो अंतर होता है वो भी हमें थोड़ा थोड़ा पेंसिल की मदद से पार्ट बना लेनी चाहिए, जो कि हमें अंतिम समय में जब हम कलरिंग करते हैं तो उसमें वो सहायभूत होता है। ये एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है और जो मुख्य उसकी पेड़ की शाखा है वो हम शॉर्टकट ही निकालने वाले हैं, क्योंकि उस पर बहुत सा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमें केवल एक बेस आधार के लिए जो जिस पर बैठा है उतने तक ही उसे चित्रांकित और कलरिंग करनी है। हमारा मेन फोकस ये पक्षी चित्रांकन है।
तो चलिए, हमारी स्केचिंग अब पूर्ण हो गई है। अब हम इसके कलरिंग को लगते हैं। शुरुआत में बहुत ही हल्के हल्के रंगों का प्रयोग करते हुए हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक ग्रीन स्टोन लिया है। बैकग्राउंड से शुरुआत करने वाले हैं कलरिंग की। ग्रीन तथा ब्लू रंग का इस प्रकार हल्के हल्के टोन से हम ये पूर्ण कर रहे हैं। थोड़ा पार रेड का भी टच इसमें दे रहे हैं तथा लेमन येलो। जब तक ये गीला होता है बैकग्राउंड, उसमें कलर अच्छे अच्छे से मर्ज होते हैं और वो बहुत नेचुरल लगता है। इसलिए वाटर कलर में वो गीला है, उसी समय हमें काम करते करते आगे चलना होता है। और एक ही समय गीले होते समय हम जब ये कलर मिक्सिंग या कलर का प्रयोग करते हैं तो ये एक संगतता आती है उसमें। सूखने के बाद वो लेयर बाय लेयर लगता है। एक नेचुरल जो मिक्सिंग होती है, जैसे यहाँ ग्रीन येलो ब्लू की अलग अलग टोनिंग दिखाई दे रही है, पर वो एक दूसरे में जो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। ये इसके अभी पृष्ठांकन गीला है, इसलिए ये हो पा रहा है। इसलिए वाटर कलर में हमें जब भी मतलब बैकग्राउंड मिक्सिंग एकदम नेचुरली दिखानी हो, तो हमें यह जब तक गीला है उसमें ही काम करना चाहिए, जिससे वो अच्छे से मिक्स होता है। जिस रंग का पक्षी है उसका ही पास का कलर हमने बैकग्राउंड के लिए चुना है, पर ऐसा कुछ नहीं, हम उसके सुंदरता के हिसाब से अलग भी कलर ले सकते हैं। डेप्थ की वजह से हम निचले और डार्क तथा ऊपर की ओर लाइट करते हुए लिया है। थोड़ा आगे पीछे का आभास हो, इसलिए कई कई पर ये ब्लू के पॉइंट दिए हैं। इस प्रकार हमने एक सुंदर बैकग्राउंड एक प्रकार का कर दिया। इसे सूखने के बाद हमने इसे 10 ही 5 मिनट सूखने दिया। अब हम इसके मुख्य जो पेड़ और पक्षी है उसके कलरिंग कर रहे हैं। हमने कट करते हुए सीधा बैकग्राउंड सूखने के बाद का ले लिया है। देखिए, पेड़ को हमने एक रेड तथा ब्लू की मदद से उसके प्राथमिक कलर दे दिए। और ये जो बैठा है वो एक फूल के ऊपर बैठा हुआ है। वो फूल भी हम धीरे धीरे पतले पतले आवाज से पूर्ण कर रहे हैं। जहाँ डार्क है वहाँ थोड़ा गाढ़ा तथा पंखुड़ी का जो हल्का भाग है उसे अति पतले आवाज से रंगांकन कर रहे हैं। इस प्रकार हमने एक प्राथमिक वाश इसे दे दिया है। इसे थोड़ा सूखने देते हैं, तब तक हम पक्षी के पक्षी का जो चित्रांकन है, रंगांकन है, वो भी दे देते हैं। आखिर में हम दिखाएंगे कि हमने कौन सा पक्षी रेफरेंस लिया है, जिसके आधार से हमने ये पक्षी चित्रांकन किया है। पीले रंग का ये पक्षी है, इसलिए हमने इसके जो जहाँ जहाँ पीला रंग दिया गया है वो धीरे धीरे और
हमने एक रेफरेंस इमेज ली है, उसके मदद से हम ये कर रहे हैं। तथा ब्लैक पैटर्न है कुछ पैमाने पर, वो भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। एक कलर के पास दूसरा कलर देने से पहले पहला अच्छे से सूख गया है, यह ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही हमें दूसरा कलर का प्रयोग करना चाहिए। अभी ये जो डार्क पैटर्न दे रहे हैं, इसके लिए हम जो कलर तैयार कर रहे हैं लाल, ब्लू तथा ब्राउन के मदद से, जो पास पास पीले रंग के पास जो देना है वो पहले सूख देना चाहिए, नहीं तो स्प्रेड होता है। वो देखिए पीले रंग के पास हमने जो थोड़ा कलर दिया है उससे वो थोड़ा स्प्रेड हो गया है, इसलिए पीला रंग सूखने के बाद ही हमने एक काम करना चाहिए, नहीं तो जहाँ स्प्रेड करना है वह हम दे सकते हैं। अब पक्षी के ऊपर जहाँ जहाँ हल्का हल्का या जहाँ डार्क है उस हिसाब से हम डार्क तथा लाइट चित्र में चढ़ा रहे हैं। ये पंखों का कुछ भाग जो डार्क है वह डार्क तथा पीले रंग के पास जो भी लाइट शेड है वो हमें पानी के मदद से एकदम हल्के हल्के शेड दिए हैं। वाटर कलर में डार्क तथा लाइट कलर के लिए हमें जितना लाइट चाहिए उतना पानी उसमें लेना है, और हमें जितना डार्क चाहिए उतना डार्क कलर लेना है। ये प्रैक्टिस से हमें समझता है, या स्पेशल डार्क या लाइट के लिए टोन तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी के हिसाब से ही हम वो डार्क और लाइट बना सकते हैं। वाटर कलर एक बहुत ही सुंदर माध्यम है जिसमें हम लेयर बाय लेयर अच्छे से बारीकता से डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। हमने जो पीला रंग दिया था उसके ऊपर जो ब्लू पैटर्न दिया है वो देखिए बहुत नेचुरल दिखाई दे रहा है, और जहाँ जहाँ डार्क है पक्षी के जो पंख है जहाँ जहाँ डार्क है वह हमने डार्क दे रहे हैं, पर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। पर जहाँ डार्क देना है वह हम थोड़ा डार्क तथा जहाँ पतला गोल है वहाँ पानी की मदद से हमने एक लाइट टोन दिए है। मतलब हम वाटर कलर में काम करते समय डार्क तथा पतले गोल किस प्रकार से देना चाहिए उसके लिए कोई स्पेशल शेड नहीं, पानी का ही कम ज़्यादा प्रयोग जरूरी होता है। निरीक्षण करते हुए पंखों पर जो भी मतलब जो अलग अलग पंख होते हैं उसके मदद से हमने वो पैटर्न ऐड कर दिया है। थोड़ा बारीक काम जो था वो हमें कैमरा थोड़ा आगे होकर काम करना था, इसलिए हमने आग के समय का काम थोड़ा सा कट कर दिया है और सीधा दिखा दिया है, क्योंकि कैमरा आगे के एंगल में था इसलिए हमने वो काम नहीं दिखाया है, सीधा आंखों का काम पूर्ण कर दिया है। अब हम इसके ऊपर के भाग में भी जो ग्रेडेशन है वो निरीक्षण करते करते काम पर काम काम पर काम। डार्क भाग एक लाइट टोन दिया था, उसके बाद देखिए हमने अब उसमें थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ हमें दिखाई दे रहा है टेक्सचर वह हम एक प्रकार से थर्ड टोनिंग में काम कर रहे हैं। या पैरों के पास में जो सफ़ेद भाग था उस
उससे हम कलरिंग न करते हुए सीधा पेपर का छोड़ दिया है। वाटर कलर में सफ़ेद काम जब भी करना होता है वह सीधा पेपर का भाग छोड़ दिया जाता है, अलग से सफ़ेद रंग नहीं लगाते। पर कई ज़रूरत पड़े या कलर पर सफ़ेद रंग चढ़ाना हो तो भी हम सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर सफ़ेद रंग वाटर कलर में सीधा छोड़ दिया जाता है। रेफरेंस में जो भी डीप डिटेलिंग हमें दिखाई दे रही है और हम ऐड करते जा रहे हैं। यह कलरिंग करते समय हमें लाइट तथा शैडो ऑब्जेक्ट पर जो भी लाइट शैडो पड़ती है उसे भी ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। जैसे चोंच के ऊपर ये उसके मतलब आगे का भाग जो हल्का पीला है उस पर जो लाइट पड़ी है जो बहुत ही लाइट पीला दिखाई दे रहा है और हमने बहुत जैसे अच्छे से छोड़ा है उसी प्रकार हमें कलरिंग करते हुए ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले लाइट लाइट तथा शैडो का निरीक्षण करते हुए कलरिंग करनी चाहिए और उसी हिसाब से जो रंगों में हल्का तथा गहरापन आता है वो भी निरीक्षण पूर्व इस प्रकार पूर्ण करना चाहिए। पेड़ की डाली में जो डार्क डार्क भाग है वो हम इस सेकंड टोन में अब चढ़ा रहे हैं और वो कलर देते समय जहाँ जहाँ लाइट छोड़ना है वो भी हम ध्यान में रखते हुए छोड़ दे रहे हैं। अगली डाली पर भी इसी प्रकार काम करेंगे। ये भी बिल्कुल एक समान नहीं पड़ेगा। वैसे हम जो भी रेफरेंस देखते हैं उसमें ये बातें साफ तौर से हमें नहीं दिखाई देती, पर हमें ये कलात्मक दृष्टि से ये ध्यान में रखना चाहिए। हमने इसमें जो शैडो तथा लाइट ऐड की है उसे आप देखते होगे कि एक सेम पैटर्न में कम नहीं मतलब सम पैटर्न में न देते हुए ये कम ज़्यादा दिखाया है, जिससे ये एक नेचुरल नेचुरलपना आता है उसमें। एकदम सीधे लाइट या शैडो नहीं छोड़नी है, ऐसा कम ज़्यादा करेंगे तो उसमें एक प्रकार का त्रिमितीय रूप आ जाता है। जहाँ जहाँ थोड़ा पीला भाग है वो हम थोड़ा डार्कनेस से चढ़ा रहे हैं। फूल में भी जहाँ थोड़ा डार्क भाग है उस पर भी हम काम करेंगे। ये जो हमने छिड़काव दिया है वो एक ऐसे ही इसमें सुंदरता बढ़ाने की वजह से दिया है, उसका कोई विशेष उपलक्ष्य नहीं है।
आगे मतलब जो नीचे का भाग है जो सफ़ेद है वो अच्छे से दिखाई दे, इसलिए हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में ब्लू बढ़ा दिया है और उसे मिक्स करते हैं। तो नीचे की ओर जो पंखों का सफ़ेद भाग छूटा हुआ है वो अब ज़्यादा डीपली दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लू बढ़ा दिया है, जिसके कारण फूल तथा पक्षी थोड़े से बाहर आएंगे। वो भी ऐसे धब्बे जैसे ना लगे, इसलिए हम पानी से उसे थोड़ा मैच कर लेंगे बैकग्राउंड के साथ, जिससे वो ऑब्जेक्ट के पास में जो हमने डार्क दिया है वो बैकग्राउंड में सही से मिल जाए, तो एक सुंदर नेचुरल इफेक्ट आएगा। इस प्रकार देखिए हमने पानी से एक बिल्कुल धीरे धीरे ये बैकग्राउंड में पूर्ण तरह से मर्ज कर दिए, जो कि अलग से इसमें लगाए हैं ऐसे ना लगे। इसमें हमने जो ऊपर अब एक इमेज दी है उसे रेफरेंस लेते हुए, मतलब बिल्कुल जिस प्रकार फोटो दिया है उस प्रकार उसका चित्रांकन तो करेंगे, पर कलरिंग में हम एक कलात्मक बदलाव से इसे थोड़ा सुंदर कैसे दिखा सकते हैं, इसके अलग अलग प्रयोग अपने अपने हिसाब से करने चाहिए। हमने जो मेन रेफरेंस लिया था उसमें बैकग्राउंड का भाग जो हो या पेड़ पेड़ या कलात्मक दृष्टि से हम रंगांकन से थोड़ा सा बदलाव कर सकते, पर वो सुंदर तो लगे पर अननेचुरल भी ना लगे, एक नेचुरल इफेक्ट दिखाई देना चाहिए हमेशा। यह बात भी ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। ये नीचे का जो फूल है इसके अनुसार हमने एक थोड़ा सा लाल का टच इसमें ऐड कर दिया है। ये भी पानी के मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। चलो, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में और किसी पक्षी चित्रण की वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। ये पंखों के पास जो डार्कनेस है ये थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, जिससे ये तो ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।